नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के बारे में। प्रैक्टिस पेपर सेट करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उनके बारे में पहले आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो ये अग्निवीर भारतीय थल सेना जीडी भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इस गाइड को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। आपका सिलेबस में सामान्य ज्ञान आती है, जीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं 15 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस से पूछ जाते हैं, 15 क्वेश्चन आपसे मैथ से पूछ जाते हैं और 5 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछ जाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कवर किया गया है। साथ ही में आपको इस बुक के अंदर आपको सभी विषयों की थ्योरी के साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए अभ्यास प्रश्न भी उपलब्ध करवाए गए हैं। अभ्यास प्रश्नों को आपको इसमें टॉपिक वाइज मैटर देखने को मिलने वाला है। साथ ही और मैथ और रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपको मूल विधि के साथ साथ शॉर्टकट ट्रिक्स भी उपलब्ध करवाई गई है और कठिन प्रश्नों का आपको इसमें हल देखने को मिलने वाला है। साथ ही में इस पुस्तक के अंदर क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और आप ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें हम तो ये भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी के लिए अभ्यास पेपर सेट है जिसमें आपको 50 पेपर्स देखने को मिलने वाले हैं। ये जो पेपर तैयार किए हैं ये पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं पर आधारित हैं और इसके अंदर आपको जो भाषा की बात की जाए तो स्पष्ट व सरल है। कठिन प्रश्नों का आपको इसमें हल देखने को मिलने वाला है और 100% सॉल्यूशन के साथ में मैटर उपलब्ध करवाया गया है। साथ ही में इसके अंदर आपको हर पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और हर एक पेपर के हर एक क्वेश्चन का आप ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्लास की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सामान्य ज्ञान के साथ में। पहला सवाल देखते हैं आज का। 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है इंदिरा गांधी और डी है मोरारजी देसाई। तो 1965 का जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। चारों युद्ध के बारे में जान लेते हैं। 1962 की लड़ाई की बात करें हम तो किसके साथ हुई थी? चाइना के साथ हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और उस समय भारतीय थल सेना प्रमुख जो थे वो कौन थे? प्राणनाथ थापर साहब। ठीक है। इसके अलावा 1962 के बाद में 1965 की लड़ाई की बात करिए, चाइना के साथ में थी। 1965 की बात करें हम तो 1965 में उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। और इनके समय में जो थल सेना प्रमुख थे वो जयंतो सिंह चौधरी साहब। ठीक है। किसके साथ हुआ था ये युद्ध? पाकिस्तान के साथ में। 1971 की लड़ाई की बात करें तो 1971 में उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। इंदिरा गांधी जी। ठीक है। और इस समय कौन थे थल सेना प्रमुख? मानेक शाह। और करगिल लड़ाई की बात करें 1900 कब हुई थी? 1999 में, 1999 में। और अटल बिहारी वाजपेयी इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और इनके समय जो थल सेना प्रमुख थे वो कौन थे? वेद प्रकाश मलिक साहब। वेद प्रकाश मलिक। क्लियर है? ये तीनों पाकिस्तान के साथ हुए थे और 1962 की लड़ाई हुई थी वो चाइना के साथ हुई थी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। डूरंड कप पूछा गया है किससे संबंधित होता है? ए है फुटबॉल, बी है हॉकी, सी है कबड्डी और डी है क्रिकेट। तो डूरंड जो कप होता है वो किससे संबंधित होता है? फुटबॉल से। इसके अलावा क्रिकेट की बात करें हम तो दिलीप ट्रॉफी,
रणजी ट्रॉफी, ठीक है, ये प्रमुख भारतीय ट्रॉफियां हैं। और रणजी ट्रॉफी 2025 की बात की जाए, इसके विजेता कौन थे? विदर्भ, ठीक है, तीसरी बार जीता है विदर्भ, सर्वाधिक बार मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती है। क्लियर है? आगे देखते हैं, भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो कब हुआ पता है? 1947, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार संबंधित है। ए है सिनेमा, बी है पत्रकारिता, सी है खेल और डी है समाज सेवा। तो पुलित्जर पुरस्कार होता है वो किससे संबंधित होता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार। इसके अलावा सिनेमा की बात करें हम तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? सिनेमा से। खेल की बात करें हम तो खेल में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। और बात करें हम समाज सेवा की तो समाज सेवा में मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा बात करें हम साहित्य के क्षेत्र में तो साहित्य में कौन सा दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, क्लियर है। तो सिनेमा में दादा साहब फाल्के पुरस्कार है और पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार है, खेल में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है और समाज सेवा में मैग्सेसे पुरस्कार है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप। 2024 का ओलंपिक का आयोजन करने वाला देश पूछा गया है, यानी कि 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? ए है फ्रांस पेरिस, बी है इटली रोम, सी है ओस्लो और डी है प्योंगचांग। तो 2024 के ओलंपिक की बात की जाए तो पेरिस फ्रांस में हुए थे। इसके अलावा बात करें हम 2028 में जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स में, ठीक है, कहाँ है ये? अमेरिका। 2024 का जो हुआ था ओलंपिक वो पेरिस फ्रांस में हुआ था और 2028 में जो होगा वो लॉस एंजल्स में अमेरिका में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में होती है? ए है अनुच्छेद 51, बी है अनुच्छेद 52, सी है अनुच्छेद 53 और डी है अनुच्छेद 54। विदेश नीति किसमें है? आर्टिकल 51 में। इसके अलावा हम आर्टिकल 51 ए की बात करें, 51 ए, तो उसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य। कितने हैं? 11, ठीक है। 51 आर्टिकल की बात करें तो उसमें विदेश नीति से संबंधित है और इसके अलावा 51 ए की बात करें तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जो कि 11 हैं। आगे देखते हैं, आर्य किसके विरुद्ध थे? मूर्ति पूजा, प्रकृति वंदना, जल वंदना या इनमें से कोई नहीं। तो आर्य जो थे वो मूर्ति पूजा के काफी विरोधी थे, यानी कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर 8 दिसंबर को किस स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? ए है चेन्नई, बी है कन्नूर, सी है हैदराबाद और डी है मदुरई। तो बिपिन रावत जी जो थे भारत के प्रथम सीडीएस थे, प्रथम सीडीएस, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, प्रथम सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर 8 दिसंबर 2021 को कुन्नूर, जो कि कहां पड़ता है ये? तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिनसे ये शहीद हो गए थे 8 दिसंबर 2021 को। क्लियर? आगे देखेंगे, महात्मा गांधी का जन्म पूछा गया है, कहां हुआ था? ए है अमेठी, बी मोदी नगर, सी है पोरबंदर और डी है गांधीनगर। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कहां हुआ था? पोरबंदर में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहां पर? पोरबंदर, गुजरात में, ठीक है।
इसके अलावा इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे बस्तर पूछा गया है। बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो बस्तर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है बस्तर। आगे देखते हैं, बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? ए है मणिपुरी नृत्य के लिए, बी है ओडिशा नृत्य के लिए, सी है कथक नृत्य के लिए और डी है भंगड़ा नृत्य के लिए। तो बिरजू महाराज जी जो थे वो फेमस कथक नृतक थे, तो कथक नृत्य से संबंधित है बिरजू महाराज। आगे देखते हैं, भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री 1608 में कहाँ स्थापित की थी? ए है बड़ौदा, बी है भोपाल, सी है सूरत और डी है अहमदाबाद। तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम जो फैक्ट्री 1608 ईस्वी में स्थापित की गई थी वो कहाँ की गई थी? सूरत, गुजरात में। ठीक है, कब? 1608 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं, विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1911, 1935, 1920 या फिर 1925? विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1925, फरवरी 1925 में। इसके अलावा प्रथम रेलगाड़ी के क्वेश्चन आए तो कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच, जो कि 1853। भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 में मुंबई टू ठाणे के बीच चली थी। अगर विद्युत की बात की जाए तो विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी 1925, फरवरी 1925 में चली थी। ठीक है, आगे देखते हैं, नारायण कार्तिकेय का संबंध पूछा गया है, किससे है? ए है टेनिस, बी है फार्मूला 1, सी है मोटरसाइकिल रेसिंग और डी है साइकिलिंग। तो नारायण कार्तिकेय का जो संबंध है वो किससे है? फार्मूला 1 रेस से। ठीक है, फार्मूला 1। आगे देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है? ए है भवन निर्माण, बी है सड़क निर्माण, सी है बांध निर्माण और डी है मंदिर निर्माण। तो किससे है? सड़क निर्माण से। ठीक है, दिल्ली, उसके बाद मुंबई, चेन्नई, ये 4 महानगर हैं, इनको जोड़ती है ये कोलकाता। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि का सबसे अधिक वेग होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई, इन ऑप्शंस में से हमें देखना है किसके अंदर ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है जल, ऑप्शन बी दे रखा है वायु, ऑप्शन सी दे रखा है बी पारा, मरकरी और ऑप्शन डी दे रखा है लोहा। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो हम पढ़ते हैं भी ठोस के अंदर, उसके बाद किसमें होगा? द्रव में, और उसके बाद किसमें होता है? गैस के अंदर होता है। तो इनमें देखिए ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोस तो किसमें हो जाएगा भाई? लोहा के अंदर ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। लगभग कितना होता है? 5120 मीटर प्रति सेकंड के लगभग होता है। नेक्स्ट ध्यान रखना है भाई, हवा के अंदर ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में यदि प्रश्न पूछ लेता है ध्वनि का वेग कितना होता है, तो हमें ध्यान रखना है इसका मान कितना होगा भाई? 0 होता है। निर्वात का मतलब क्या होता है? जहां पे किसी भी प्रकार का कोई मीडियम में नहीं होता है। तो ध्वनि का वेग 0 किसमें हो गया भाई? निर्वात के अंदर होता है। ध्वनि हो गया, ये कैसी तरंग होती है? तो ध्यान रखना है भाई, यांत्रिक तरंग होती है, क्योंकि इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि कैसी तरंग हो गई? यांत्रिक तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हैजा किसके कारण फैलता है? ऑप्शन ए है भाई जीवाणु से, ऑप्शन बी है विषाणु से, ऑप्शन सी है मच्छर से और ऑप्शन डी है भाई पानी से। हैजा किस से फैलता है? हैजा कैसी बीमारी है? तो हैजा एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज होती है, जीवाणु जनित रोग होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा भाई? ऑप्शन ए जीवाणु। हैजा होगा भाई
इसका यदि आपसे जीवाणु का नाम पूछे तो कौन सा होता है, तो हमें इसका बैक्टीरिया ध्यान रखना है। हेजा का बैक्टीरिया क्या हो गया, विब्रियो कोलेरा। हेजा होगा, ये किससे फैलता है, तो ध्यान रखना इसका वाहक जो होता है भाई, वेक्टर जो होगा वो क्या होती है, घरेलू मक्खी। किसका वाहक होती है भाई, हेजा का वेक्टर होती है, वाहक होती है। हेजा होगा भाई, इसके लिए परीक्षण कौन सा किया जाता है, तो ध्यान रखना है भाई, सिक जो परीक्षण होता है वो किसके लिए किया जाता है, हेजा के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट इसके अंदर हमें किसे ध्यान रखना है, इसके लिए एक घोल भी दिया जाता है, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या साल्ट, जिसे हम जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं। और हेजा में क्या प्रभावित होता है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में एक ऐसी हड्डी जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं होती है। ऑप्शन है भाई फीमर, ऑप्शन बी है हायोइड, ऑप्शन सी है वी और ऑप्शन डी है आधार। शरीर की कौन सी हड्डी होगी जो किसी से नहीं जुड़ी होती, इंडिपेंडेंट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन बी हायोइड जो हड्डी होती है ये किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई होती है। फीमर होगी, इससे ध्यान रखना है भाई, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है। कहाँ पाई जाती है, पैर के अंदर जांग में पाई जाती है। सबसे छोटी यदि पूछ ले भाई तो हमारा आंसर क्या होता, कान की हड्डी होती है, स्टेपिज हड्डी कान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए दे रखा है रेटिनोल, ऑप्शन बी है एस्कोर्बिक, ऑप्शन सी है टोकोफेरोल और ऑप्शन डी है बायोटीन। विटामिन सी होगा, इसका केमिकल नाम क्या होता है, एस्कोर्बिक एसिड होता है, एस्कोर्बिक अम्ल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम हमें ध्यान रखना है भाई, क्या होता है, रेटिनोल। ये किसका होगा, विटामिन ए का होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा, तो ध्यान रखना है हमें सभी विटामिनों के रासायनिक नाम है, तो विटामिन बी का क्या हो गया भाई, थायमिन। विटामिन सी का क्या हो गया, एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का क्या होता है, टोकोफेरोल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो हमें ध्यान रखना है भाई, फिलोक्विनोन। ये किसका होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। बायोटीन, ध्यान रखना है भाई, विटामिन B7 होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटीन होता है। B1 का रासायनिक नाम क्या हो गया भाई, थायमीन हो गया। B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन। B5 का रासायनिक नाम क्या होगा, पेंटाथेलिक अम्ल। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन हो गया। B9 या 11 का रासायनिक नाम क्या होगा, भी फोलिक अम्ल होता है। और विटामिन B12 होगा, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, साइनोकोबाल्मिन। परीक्षा में ज्यादातर यही पूछता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम, कोबाल्ट का विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन B12 को। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, समुद्री के पानी में क्षारीयता की मात्रा होती है। ऑप्शन ए दे रखा है अधिक, ऑप्शन बी दे रखा है कम, ऑप्शन सी है एक समान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। समुद्र के पानी में जो क्षारीयता होती है इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, तो इसका आंसर क्या होगा भी, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 21 है, बाहरी जल का सूत्र होता है। ऑप्शन ए दे रखा है H2O, ऑप्शन बी है D2O, ऑप्शन सी है NaCl और ऑप्शन डी है HCl। बाहरी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। इसका प्रयोग मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, परशीतलक के रूप में भी किया जाता है। H2O ये किसका हो गया? अभी जल का होता है। NaCl साधारण नमक होता है, सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है भाई, बॉक्साइड किसका अयस्क है? ऑप्शन ए है भाई कॉपर का, ऑप्शन बी है जिंक का, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है आयरन। बॉक्साइड किसका अयस्क हो गया? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। क्यूप्राइट्स कॉपर का हो गया। जिंक प्लेट्स किसका हो गया? जिंक का। हेमेटाइट मैग्नेटाइट किसकी हो गई भाई? आयरन के। क्वेश्चन नंबर 23 है, जल किससे बनता है? ऑप्शन है भाई हाइड्रोजन और कार्बन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन और कार्बन, तीसरा है भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ऑप्शन डी में नाइट्रोजन और कार्बन। जल होगा H2O, किससे हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए सी। 24 नंबर प्रश्न दे रखा है, ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए दे रखा है भी H2SO4, ऑप्शन बी है SiO2, ऑप्शन सी दे रखा है PbCl और ऑप्शन डी रखा है भी NaCl। ग्लास तो क्या होगा भी इसका आंसर? ऑप्शन बी SiO2। क्वेश्चन नंबर 25 है, वाटर गैस का रासायनिक सूत्र होता है। COH2, CH4, H2N2O, CO2H2। वाटर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा भाई? CO+H2। क्वेश्चन नंबर 26 है भी, भारत में बिजली की आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है? 60 हर्ट्ज की, 40 हर्ट्ज की, 50 हर्ट्ज की, 30 हर्ट्ज की। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा भाई? 50 हर्ट्ज की। क्वेश्चन नंबर 27 है, जमने पर पानी का आयतन होता है। जब पानी फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, तब उसके आयतन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है भी घटता है, ऑप्शन बी में दे रखा है बढ़ता है, ऑप्शन सी है घटता है बढ़ता है और ऑप्शन डी है भाई कोई परिवर्तित नहीं होता है। तो ध्यान रखना है भाई, इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन एक में है भाई फेफड़े, ऑप्शन बी है जिगर, ऑप्शन सी है हृदय और ऑप्शन डी है गुर्दे। निमोनिया होगा, इसके अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ध्यान रखना है भाई, क्या प्रभावित होंगे? फेफड़े प्रभावित होते हैं। निमोनिया कैसी बीमारी होगी भाई? तो ध्यान रखना है जीवाणु जनित, और जीवाणु का नाम पूछे भी डिप्लोकोकस निमोनी। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक व्यक्ति कुएं में नीचे जाएगा तो भार में क्या परिवर्तन होगा भाई? भार बढ़ता है, घटता है, एक समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो ध्यान रखना है भाई, उसका जो भार होगा वो क्या हो जाता है? घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। प्रश्न नंबर 30 है भाई, माचिस में कौन सा फास्फोरस होता है? ऑप्शन एक है भाई सफेद फास्फोरस, ऑप्शन 2 दे रखा है भाई रेड फास्फोरस, 3 में है ब्लैक फास्फोरस और 4 के अंदर है भाई ग्रीन फास्फोरस। माचिस की तिल्ली के अंदर कैसा फास्फोरस होता है? रेड फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस होता है। क्वेश्चन नंबर 31, यदि log 10 की पावर यहाँ पे x है इक्वल टू a अगर आपको दे रखा तो आपको निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको log n की पावर m इक्वल टू अगर p अगर आपको दे रखा हो
तो इसका जो m है ना, m इक्वल टू n की पावर p, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से अगर इसको अपन कंपेयर करके सोल्व करते हैं, यहाँ आ जाएगा ये x इक्वल टू 10 की पावर a, ठीक है। खाली मैंने कंपेयर करा है, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपके 10 की पावर a, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 32। यहाँ दिया हुआ है 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 का गुणनखंड निकालो। देखने मात्र से अगर आपको क्वेश्चन करना, मैं निकाल के बताऊंगा, देखने मात्र से अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है ना, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, माइनस की वैल्यू है। तो माइनस की वैल्यू आपके कब आएगी, माइनस का 4 जब दोनों माइनस होंगे, क्योंकि 1 + 1 माइनस होगा तो दोनों कट के 0 हो जाएंगे, इसमें माइनस आएगा नहीं। तो आपका ऑप्शन 2k - 1 इक्वल टू 2k - 1 बनेगा। इसके जो रूट आएंगे दोनों सेम रूट आएंगे। और देखो इसको अगर अपन निकाले भी, 4k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 2k प्लस 1, इसका मैंने क्या करा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। बीच वाले इसको तोड़ दिया, यहाँ से आप 2k बाहर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2k - 1 -1 अगर बाहर लेते हैं आप तो 2k - 1 इक्वल टू 0। रूट निकालने के लिए यही करते हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ से लिख सकते हैं 2k - 1, ये बाहर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2k - 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये आपके आएगा 2k - 1, 2k - 1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। दोनों माइनस होने चाहिए, दोनों जो रूट होगी वो इसके इक्वल होंगे। नेक्स्ट में चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 33। इसमें दिया हुआ है 125, 64, 27 और 8। ये देखो 5 का क्यूब सा लग रहा है, ये आपको 4 का क्यूब लग रहा है, 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप देख लेंगे भाई, क्यूब वगैरह बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, क्या चीज़ बन रही है, मतलब एक फिक्स सीक्वेंस में फिक्स एक आपके पैटर्न बनेगा, उसके हिसाब से इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट आपका 34। एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोण है और प्रत्येक है आपके 80 डिग्री। तो चौथा कोण निकालो। तो पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है आपके 360 डिग्री। तो उसमें से आप 3 कोण का ये घटा दो, 360 माइनस 3 गुणा 80, ये करके आप घटाएंगे 8 या 24 में 240 घटाएंगे तो आपके पास 120 आंसर क्या बन जाएगा, 120 डिग्री आपका आंसर बन जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा माथापची नहीं थी। ऐड करना है 7,777, 777 प्लस 77 प्लस 7, इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए 7 7 14, 7 21, 7 4 28, 28 के आ गए 8, 2 बचे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में आप निकालेंगे 7 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 और 2 23। देखो 38 किस में बन रहा है, इसमें बन रहा है, इस टाइप का आपका आंसर बनेगा, ठीक है। 2 बचे हुए, 7 दूनी 14 और 2 16 के 6, एक आध का 7 और एक 8, 86 38 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। खाली आपको इसको जोड़ना है बस, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 36। एक आयताकार मैदान की परिधि नहीं होती, परिधि वृत्त की होती है, यहाँ परिमाप होगा, ठीक है। परिमाप लिखेंगे आप, एक आयताकार मैदान की होता वही है, याद करो, जिसकी भुजा 40 मीटर और दूसरी भुजा 10 मीटर है। क्या होती है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, बस ये निकालना। 2 गुणा लंबाई आपको कितनी दी हुई है, 40 प्लस 10, 50 गुणा 2 बराबर क्या आ गया, 100 मीटर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 37। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। एक खंबे को पार करने में 25 सेकंड का क्या लेती है, समय लेती है, ठीक है। तो गाड़ी की लंबाई याद करो। तो गाड़ी की लंबाई मेरे को निकालनी है। गाड़ी की लंबाई निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला डालता हूँ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा हुआ समय। मेरे को क्या निकालना है, दूरी निकालनी है, तो चाल को समय से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। बट ये देखो यहाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है 25 सेकंड। तो पहले इसको चेंज करूँगा। इसको चेंज करने के लिए मैंने क्या करा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सेकंड में चेंज होगा, 10 है ना, यह हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये आ गई। अब आपको क्या निकालना है, खाली गुणा करना है इसको। तो यहाँ क्या आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड गुणा 25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 250 मीटर अपना क्या हो गया, आंसर बन गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ
38, इसमें क्या दिया हुआ है, स्मिता 25 टोकरी 35 दिनों में तैयार करती है, तो 110 टोकरी तैयार करने में उसको कितने दिन लगेंगे। एक एक नियम का क्वेश्चन है। 25 टोकरी तैयार करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 35 दिन। तो एक टोकरी तैयार करने में कितना टाइम लगेगा, 35/25, तो 110 टोकरी तैयार करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, 35/25 गुणा 110। ठीक है, सोल्व करना है। ये गया आपके पास 7 बार में, ये गया आपके पास 5 बार में, ये तो होता है, और ये गया आपके पास 1 बार में, ये गया आपके पास 22 बार में। तो 22 7 से मल्टीप्लाई कर 154 दिन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 39। इसमें क्या दिया हुआ है, एक तोता 28 रुपये 40 पैसे में बिक्री करने से रेणु को 25% का क्या होता है, लाभ कमाती है। तो तोते का क्रम मूल्य निकालो। तोते का क्रम मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ना, 25% का लाभ का क्या मतलब है, मेरे को 125% आपको कितने के बराबर दे रखा है, 28.40 रुपए के बराबर दे, क्योंकि 25% का लाभ कमाती है तब ये क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य था तब ये। तो अपने को क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए, क्रम मूल्य 100% ही होगा। 28.40 125 गुणा में 100, बस ये काम करना है। ये गया आपके पास 4 बार में, ये गया आपके पास 5 बार में, 25 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब खाली इनको गुणा भाग करना है आपको। 28.40 गुणा 4/5, ये 2 जीरो यहाँ पे आप कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। इसको आप सोल्व आउट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ये 22.72। ठीक है, रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 40। 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग 266 है, तो पहला पूर्णांक क्या होगा। तो पहला क्रमागत पूर्णांक मानने हैं ना अपने को, तो पहला मानो x प्लस दूसरा मैंने मान लिया x + 1 क्योंकि क्रमागत है। तीसरा हो गया आपके पास x + 2 और चौथा हो गया x + 3। ये 4 हो गए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ये अपने को कितना दे रखा है, 266 आपको दे रखा है। तो आप देखो 1x 2 3 4, 4x + 3 5 1 6 = 266। आपके पास क्या आ गया, 4x = 260, 6 इधर जाएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 260/4। तो इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ, 6 बार में 24 2 20 है ना, तो 65। पहला पूर्णांक क्या हो गया, 65 हो गया, दूसरा हो जाएगा 66, तीसरा 67 और चौथा 68। तीनों को जोड़ेंगे तो आपके पास 266 बन जाएगा। नेक्स्ट आपका 41 में क्या दिया हुआ है, 3 - 5 + 2 × 3 + 5 - 2। इसको सरल करना है। सरल करने के लिए अपने को पता है बोर्ड मास का रूल अपन फॉलो करेंगे। यहाँ पे था ये × 3 + 5 - 2। देखो 3 - 7 7 × 3 + 5 - 2। देखो 3 - 7 या 21 + 5 - 2। अब देखो माइनस माइनस वाले को ऐड कर लो और प्लस प्लस वाले को ऐड कर लो। ये क्या हो गया, 8 - 23, ये तो होगा। देखो -21 और -2 -23 और 5 और 3 8। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 15 और 8 15, हाँ 15 और 8 23, 8 5 13। ठीक है, 15 8 23, तो माइनस का आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे ना, क्योंकि माइनस का बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, इसको क्या 0.5 का होल पावर 4 - 0.4 की पावर होल पावर 4। ठीक है, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये बन रहा है आपके पास a की पावर 4 - b की पावर 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b² × a² + b²। इसको ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने लिखने के लिए मैंने इसको खाली ये लिख देता हूँ, स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। बस ये काम करा। और ये आपके नीचे जो चल रहा है 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। इस पूरी क्वांटिटी से ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गई। अब देखो वापस से a² - b² बन रहा है, तो इसको भी लिख सकता हूँ a + b और 0.5 0.4 a - b। ठीक है, यहाँ से क्या बन गया आपके पास, ये 0.9 × इसमें से गया तो 0.1। ठीक है, तो यहाँ क्या गया 9, अब 0.1 और 2 तो 0.9। ठीक है, ये अपना आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आपका 43 में क्या करना है, 216 और 3 जीरो, ठीक है। तो 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है, अपने को पता है। तो ये तो हो गया 6 और 3 जीरो का क्यूब 60। तो आप वैसे भी कर सकते हो 60 इंटू 60 इंटू 60 36, 216 और 3 जीरो। तो इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 44, इसमें दिया हुआ है यदि 8:9 समानुपात x अनुपात, ये क्या होता है, मध्य पदों का गुणन बराबर होता है आपका बाह्य पदों का गुणन, बाह्य पदों का गुणन, ठीक है। तो मध्य पदों का गुणन क्या है, 9 इंटू एक्स, बाह्य पदों का क्या है 18, 8 गुना 18। तो x की वैल्यू निकालनी है, 8 गुना 18 बटा 1 9, 2 बार में, तो 8 दूनी 16। कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें क्या दिया हुआ, यदि √60 प्लस √15 माइनस √135 इक्वल टू √x है। तो इसको देखो लिखने का खाली एकमात्र तरीके से इसको अपन लिख के डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। वैसे रूट की वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको वैल्यू नहीं निकालनी, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ 4 गुणा 15 रूट में, प्लस ये आपका √15 ऐसे कैसे है, माइनस 9 इंटू 15 इक्वल टू √x, ठीक है। 4 का 2 बाहर आ जाएगा, प्लस √15 आपके पास ऐसे कैसे चल रहा है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास √15 ऐसे कैसे चल रहा है, इसका 9 का 3 बार आ गया √x। देखो 2 √15 और √15, 3 √15 माइनस 3 √15, तो तीनों आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे बच गया √x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 46, नीचे दिए प्रश्न श्रृंखला संख्याएं किसी एक नियम से आगे बढ़ती हैं। श्रृंखला में एक संख्या छूट गई है, छूटी हुई संख्या किसको रिक्त स्थान द्वारा दर्शाया गया है। श्रृंखला में रिक्त स्थान में आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। श्रृंखला है आपकी, ध्यान से देख रहे होंगे, ठीक है। 17, 15, 13, 11, 9 और ये क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा जाए। अब देखिए, आप ध्यान से देख रहे हैं, तो जैसे ही 17 से 15 जाओगे तो आपने माइनस कर दिया 2, 17 माइनस 2 15, 15 से 13 गए माइनस कर दिया 2, 15 माइनस 2 13, 13 से आप 11 गए तो माइनस कर दिया आपने 2, 13 माइनस 2 11, 11 से जैसे आप आगे जाओगे तो माइनस कितना कर दिया आपने 2, 11 माइनस 2 9, 9 से जैसे आप आगे जाओगे तो माइनस कितना कर दोगे 2, 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा यहाँ 7, कितना आ जाएगा 7। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह 7 आंसर आएगा इस जगह, तो ये 7 आंसर है, इसलिए यहाँ सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आराम से आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, यदि 15 अगस्त को लाल किला है तो 26 जनवरी के लिए है। आप ध्यान से देखिए, 15 अगस्त के लिए यहाँ जो आपका शब्द है वो है लाल किला, ठीक है, झंडा फहराते हैं। और 26 जनवरी पर हम ध्यान रखें, 26 जनवरी पर हम कहाँ झंडा फहराते हैं, इंडिया गेट पर। कहाँ फहराते हैं बेटा, इंडिया गेट पर, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका बिल्कुल सही है। 15 अगस्त के लिए लाल किला है, 26 जनवरी के लिए आपका इंडिया गेट है। अगला क्वेश्चन है आपका 48, किसी सांकेतिक भाषा में ये शब्द है DECEMBER को, ये कह रहा है RDEEBCME लिखा जाता है, उसी संकेत में ये कह रहा है FEBRUARY, ठीक है। FEBRUARY कैसे लिखा जाएगा, इसमें जो पैटर्न यूज हो रहा है वही पैटर्न आपको यहाँ यूज करना है। ध्यान से देखिएगा आप इजीली। आपको देखिए, ये जो अंतिम वाला है वो सबसे पहले आ गया है, ठीक है।
और देखिए ये पहले वाला है, इसके बाद आ गया, पहले अंतिम फिर पहला, फिर अंतिम फिर पहला, फिर अंतिम फिर पहला, फिर अंतिम फिर पहला। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका जमेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, अंतिम लाओगे y आ गया, फिर पहला लाओगे f, ये आ गया, फिर अंतिम लाओगे r, फिर पहला लाओगे e, फिर अंतिम लाओगे a, फिर पहला लाओगे b, फिर अंतिम लाओगे u, फिर अंतिम पहला ले जाओगे r। ऐसे इस तरीके से जमा। तो ये आंसर है y f r। तो y f r नहीं है तो ये तो गलत हो गया, y f r e a b u r, बी ऑप्शन इज करेक्ट, आपका बिल्कुल सही है। इस पैटर्न को यूज किया गया है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49। ये कह रहा है रक्त संबंध का क्वेश्चन है, E, B की बहन है। ये किसकी बहन है, ध्यान से देखिए बेटा, B की बहन कौन है, E, ये बहन है, ठीक है। आगे कह रहा है A C के पिता हैं, या नहीं लिख सकते, B, C की पुत्र है। C का पुत्र कौन है, B, ये C का पुत्र है, ये B। क्लियर है ना। आगे कहा है C का पिता कौन है, A, C का पिता है A, ये पिता है, किसका है, C का है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन जो आपने से कह रहा है वो कह रहा है तब A का E से, ये E है जो A से क्या संबंध रखता है। अब C शब्द किसके साथ आया, E के, E है जो A से क्या कहेगा। आप ध्यान से देखना बेटा अब इस स्थिति को, इन्होंने इनका पिता कहा है, ये इनका पुत्र है, तो ये पुत्र इनको क्या कह देगा, इनको दादा कह देगा। क्या कह देगा, दादा कह देगा। क्लियर है ना। अगर ये प्लस है तो C क्या है, प्लस। अगर C माइनस है तो ये इसको क्या कह देगा, यहाँ ध्यान रखें, ये नाना कह देगा। क्लियर ना। इस तरीके से ये रिलेशन बन जाता है। लेकिन यहाँ ये जा नहीं सकता, माइनस नहीं जाएगा, यहाँ चांसेस कम होंगे, इसलिए यहाँ ये क्या रहेगा, प्लस। तो ये नाना हट जाएगा तो ये प्लस रहेगा, तो ये क्या है, दादा। तो ये इसकी बहन है और ये इसका भाई है, ठीक है। अब इसने इसको दादा कहा है तो ये भी इसको क्या कह देगा, दादा कह देगा। क्या कह देगा, दादा। क्लियर है ना। इसलिए ये ए आंसर इज करेक्ट, ए बिल्कुल आपका सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 50। मैं 10 मीटर पूरब में चला। अब ये कह रहा है मैं 10 मीटर पूरब में चला। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने प्लस का साइन बनाया, ये प्लस का साइन है, यहाँ से हम कर रहे हैं शुरू, ठीक है। ये और ये पूरब में जा रहा है, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर ये पूरब में चला गया, ठीक है। इसके बाद उत्तर दिशा में मुड़ा और 20 मीटर चला। अब उत्तर दिशा में चला, ये चला गया 20 मीटर। कितना चला गया, ये 20 मीटर, ठीक है। अब दाएं मुड़कर 10 मीटर चला। अब दाएं मुड़ा, ये चला गया और ये कितना मुड़ गया, 10 मीटर, ठीक है। या अब कह रहे तो मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं। अरे शुरू उसने यहां से किया ना, तो प्रारंभिक ये है, तो प्रारंभिक से देखें और ये यहाँ क्या है, अंत का पॉइंट है इसका, ठीक है। तो यहाँ से इसको यूं देखेंगे तो ये है आपकी उत्तर पूरब वाली दिशा। कौन सी होती है, ये उत्तर पूरब। क्लियर है ना। आप सब जानते होंगे जब ये आपकी पूरब है, ठीक है, ये आपकी उत्तर दिशा है, तो ये बीच वाली होगी उत्तर पूरब, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका बिल्कुल सही है।